हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट बेस आईआईटी जेईई ऑन नीट यानी जीत के चैनल पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल, आपका जेडबलई केमिस्ट्री फैकल्टी, हाजिर हूं एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 11 का एक और दमदार टॉपिक लेके, जिसमें हम जानेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में। अब देख लो, पिछले वीडियो में अपन ने बात कर लिया किसके बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने चर्चा कर लिया भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अपने आप में क्या होती है। मैक्सवेल साहब की थ्योरी थी जिसको बोहर साहब ने इस्तेमाल किया था अपने मॉडल को समझाने के लिए। कितने टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है वो हमने जाना था। रेडियो वेव से शुरू कराया था और कॉस्मिक रेस तक हम लोग गए थे। रेडियो वेव से शुरू करके कॉस्मिक रेस तक गए थे, तो वो हमने जाना था। उसके अलावा हर वेव का क्या कैरेक्टर है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का बहुत अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है, बहुत अलग अलग टर्मिनोलॉजीज उससे रिलेटेड देखने को मिलती हैं। वो सारी टर्मिनोलॉजीज को हमने जाना था, चाहे फिर वो वेवलेंथ हो, चाहे फ्रीक्वेंसी हो, चाहे वेव नंबर हो, चाहे आपका एम्पलीट्यूड हो, चाहे आपकी वेलोसिटी हो। ये सारी चीजों की हमने चर्चा करी थी लास्ट वीडियो में। अब उसी लास्ट वीडियो में हमने एक डिस्कशन और किया था एनर्जी ऑफ वेव को लेकर, और हमने ये कहा था कि एनर्जी जो होगी वो वेव की जो फुर्तीलापन है उस पर डिपेंड करेगी। जो उसका फ्रीक्वेंसी है, फुर्तीलापन मतलब फ्रीक्वेंसी, क्योंकि कोई सी वेव कितनी ज्यादा फुर्तीली है वो उसकी फ्रीक्वेंसी डिफाइन करेगी। जल्दी 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 एक पॉइंट से एक वेव निकल गई, कोई वेव एक पॉइंट से बहुत जल्दी जल्दी निकल गई तो फुर्तीली वेव है, मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। कोई एक वेव बड़ी आराम से किसी एक पॉइंट से निकल रही है तो फुर्तीली कम है, फ्रीक्वेंसी कम है। और फ्रीक्वेंसी का सीधा लेना देना होता है किससे, एनर्जी से। फ्रीक्वेंसी का सीधा लेन देन होता है किससे, एनर्जी ऑफ वेव से। क्या लेना देना होता है, कैसे वो डिपेंड करती है, वो सारी चीजें आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिन्होंने ये क्वांटम थ्योरी दी थी। क्या होगा इस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले उससे ज्यादा जरूरी है कि मैग्नेट बेस पर आपको क्या क्या चीजें मिल रही हैं। तो मैग्नेट बेस का एक नया डिवीजन, एक नई कैटेगरी शुरू हुई है जिसमें आप ई बुक्स के थ्रू भी पढ़ाई कर सकते हो। ई बुक्स के थ्रू कैसे पढ़ सकते हो, मतलब आपको वीडियो लेक्चर्स तो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब आपको जो मॉड्यूल्स होते थे, जो आप जब भी ऑफलाइन कोचिंग्स में देखते हो तो आपको मॉड्यूल्स मिलते हैं, कोई बड़े इंस्टीट्यूट की कुछ जाते हो तो वहां पर आपको मॉड्यूल्स मिलते हैं। अब मैग्नेट बेस के सेल्फ मॉड्यूल्स आपको मिलते हैं ई बुक के फॉर्मेट में। तो वो ई बुक्स आपको वहां पर प्रोवाइड करी जाती है, जो अगेन वेबसाइट पर ही है। वेबसाइट में अलग से उसकी कैटेगरी बना दी गई है। उसके लिए आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, जहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। वहीं पर आपको मॉड्यूल्स को डाउनलोड करना है, लेक्चर्स ये देखना है और उस मॉड्यूल को सॉल्व करना है। तो अब झंझट खत्म। वो था ना आपके मन में सवाल, कौन सी बुक फॉलो करें, कौन सी बुक से पढ़ें, किस बुक से हमारे को ज़्यादा अच्छे आसानी से क्वेश्चंस हो जाएंगे, वो सब झंझट खत्म, क्योंकि बेस्ट बुक से वो मॉड्यूल्स को तैयार किया गया है और वो मॉड्यूल्स एक्सक्लूसिवली आपके कोर्स कंटेंट के लिए ही है। तो उसको जाकर डाउनलोड करें और उसको जाकर देखें। उसके अलावा वेबसाइट पर कई और फीचर्स है जो स्पेसिफिकली आईआईटी जेईई कोर्स मॉड्यूल में आपके आईआईटी को क्रैक कराने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। जैसे आपको टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेटरी वीडियोज़ मिल ही रहे, साथ में आपको डीपीपीज की शीट मिलेगी, जहां पर 15 से 20 सवाल हर टॉपिक वाइज होंगे, हर टॉपिक पर बेस्ड होंगे। वो डीपीपी आपको खुद से सॉल्व करनी है। अगर आपको कोई डाउट आए या कोई क्वेश्चन ना बने तो उसके वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको मैग्नेट बेस की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। साथ में आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज होगी, वन शॉट रिवीजन होगा, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होगी। और ये सिर्फ YouTube तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि magnetbrains.com की वेबसाइट पर, जहां आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलता है, जहां पर एक प्लेलिस्ट पूरी की पूरी स्ट्रक्चर्ड वे में आपको दिखाई जाती है, जहां पर आपको वहां पर ऑर्गेनाइज्ड कोर्स देखने को मिलता है, वहां पर भी अवेलेबल है। तो YouTube चैनल को तो अपन को सब्सक्राइब करना है, साथ में अपने को मैग्नेट ब्रेन्स का वेबसाइट magnetbrains.com को भी विजिट करना है। तो ये जरूर आपको विजिट करना है। चलें, अब हम लोग बात करते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में क्या बताया गया, क्या समझाया गया, उस प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की हम यहां पर चर्चा करते हैं। सो द वेव थ्योरी ऑफ रेडिएशन कुड सक्सेसफुली एक्सप्लेन द फेनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। कोई भी रेडिएशन हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन खास तौर से, वो एक वेव के फॉर्म में है। ये बात थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में मैक्सवेल साहब ने हमको डिटेल में समझाई है। और उस वेव से जुड़ा हुआ वेवलेंथ होगा, उस वेव से जुड़ी हुई फ्रीक्वेंसी होगी, उस वेव से जुड़ा हुआ एम्पलीट्यूड होगा, उस वेव से जुड़ा हुआ वेव नंबर होगा। ये सारी बातें हमने पिछले वीडियो में करी हैं, ये मानते हुए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज अ काइंड ऑफ अ वेव।
लेकिन उस पर्टिकुलर कंसेप्ट से आप बहुत सारे लाइट से जुड़े हुए फिनोमेना, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। ये रिफ्लेक्शन तो आपने 10th में पढ़ा भी होगा, ठीक है ना। वो मिरर से जो मिरर इमेजेस बनती हैं, जो लेंस से हमारे लोग लेंस इमेजेस बनाते हैं, वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है। 12th में तुम अगले साल मतलब पढ़ोगे डिस्पर्शन, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के बारे में, फिजिक्स में ही पढ़ोगे। लेकिन ये लाइट के वो फिनोमेना हैं जो रेडिएशंस के वेव नेचर पर डिपेंडेंट होते हैं और जो रेडिएशंस के वेव नेचर के आधार पर मान लिए जाते हैं। लाइक इस रेडिएशन का वेव नेचर है तो ये बोल दिया गया भैया ये रेडिएशंस को फॉलो करेंगे, तो ये वेव नेचर है, वेव नेचर के आधार पर ये फॉलो होते हैं। लेकिन वहीं कुछ ऐसे फंडे भी थे, कुछ ऐसे फिनोमेना भी थे जो रेडिएशंस को, खासतौर से लाइट को, सनलाइट ले लो या तुम्हारे घर में जो अभी ट्यूबलाइट जल रही होगी वो ट्यूबलाइट या वो बल्ब ले लो, उससे निकलने वाली रेडिएशंस को वो एक पार्टिकल भी मानते हैं। वो कहते हैं नहीं यार, रेडिएशंस जो होती है वो वेव नहीं होती, वो रेडिएशंस एक पार्टिकल का फॉर्म होती है। और अगर आप वेव मानोगे तो वो पर्टिकुलर फिनोमेना आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। कौन से नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे? ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये फिनोमेना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एक पार्टिकल का नेचर मानते हैं और वो बोलते हैं भैया ये पार्टिकल का फॉर्म है, ये वेव का फॉर्म नहीं है। अगर वेव का फॉर्म हुआ तो फिर ये फिनोमेना अप्लाई नहीं हो पाएंगे। चर्चा करते हैं, थोड़ी और चीज को समझते हैं। सो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, दैट इज द नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशंस फ्रॉम हॉट बॉडीज। जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन या हॉट बॉडी रेडिएशन क्या है? जैसे अपन किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो उसके गर्म के दौरान उसके अंदर से जो रेडिएशंस निकलते हैं उनके कलर बदलते हैं। जैसे मान लो एक लोहे की रॉड ले लो, लोहे की रॉड को आपने भट्टी में रखा, उसको हीट करने दी, ठीक है। जाहिर सी बात है उसका मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत हजारों डिग्री के ऊपर है, तो वो तो मेल्ट तो बहुत बाद में होगा, लेकिन पहले वो अपना कलर बदलेगा। पहले वो आपको जो दिखाई देगा वो रेड कलर का दिखाई देगा। जैसे आपने लोहे के ऑब्जेक्ट को गर्म करा, हीट करना स्टार्ट करा, तो इट विल गिव यू अ रेड कलर। रेड के बाद वो ऑरेंज टाइप का होगा, ऑरेंज रेड, फिर थोड़ा येलो होगा और अल्टीमेटली ब्लू कलर का होगा। तो ये कलर जो वो बदल रहा है, इसका मतलब वो एक अलग प्रकार की रेडिएशंस निकाल रहा है, एक अपनी रेडिएशंस बदल रहा है। रेडिएशंस की जो वेव है या जो कह लो वो जो नेचर है, वो रेडिएशन का पूरा नेचर बदल रहा है। तो उसमें यह समझाया गया कि यार ये वेव नहीं हो सकती, बिकॉज वेव इज समथिंग कंटिन्यूअस। जो एक वेव निकल रही है वही वेव निकलेगी, तो इट मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम इट्स वेव नेचर। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो वहां से निकल रही है, क्योंकि हॉट ऑब्जेक्ट जब गर्म हो रहा है तो वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकाल रहा है, जो हमारे विजिबल रीजन में आ रही है, जो हमें दिख रही है कलर चेंज होते हुए, तो वो विबग्योर में से आ रही है, लेकिन वो वेव के रूप में नहीं आ रही है, वो पार्टिकल के रूप में आ रही है। ऐसा हॉट बॉडी और ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कहना था। और सेम कहना था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का भी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहता है कि जब भी कोई मेटल सरफेस पर हम ईएमआर को स्ट्राइक कराएंगे मेटल के सरफेस पर, तो उसमें से इजेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन निकलेगा व्हेन रेडिएशन स्ट्राइक्स ऑन इट्स सरफेस, व्हेन रेडिएशन स्ट्राइक्स इट फ्रॉम मेटल सरफेस, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब यहां पर भी उन्होंने ये चीज मानी कि यार जब हम ईएमआर को देखेंगे तो वो ईएमआर वहां वेव के फॉर्म में जाएगी, तो उससे आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे। आपको यह मानना पड़ेगा कि वहां ईएमआर वेव के रूप में नहीं गई, वहां ईएमआर एक एनर्जी सोर्स के रूप में गई है, एक एनर्जेटिक पार्टिकल के रूप में गई है, और उस पार्टिकल के टकराने की वजह से, मेटल सरफेस पर स्ट्राइक होने की वजह से वहां से इलेक्ट्रॉन निकला है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी ये मानता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये वेव नहीं है, बल्कि एक पार्टिकल है जिसके अंदर एनर्जी है, जो एक एनर्जेटिक पार्टिकल है। हालांकि ब्लैक बॉडी, हॉट बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये हम डिटेल में पढ़ेंगे इस टॉपिक के जस्ट बाद, इस टॉपिक के बिल्कुल जस्ट बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन इन दो थ्योरी का जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये बिल्कुल मानना होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव की तरह बिहेव नहीं करती, रादर इट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल एंड प्रिसाइसली इट बिहेव्स लाइक एन एनर्जेटिक पार्टिकल। एक ऊर्जावान पार्टिकल के रूप में यह काम करता है। नाउ the variation of heat capacity of solids as a function of temperature, और जो बेसिकली हीट कैपेसिटी होती है सॉलिड की वो फंक्शन होता है टेम्परेचर का, तो हॉट बॉडी रेडिएशन से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है। एंड द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स विद स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन। इवन इसी बात को बोहर ने भी समझाने की कोशिश करी कि मैं भी लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम देखना चाहता हूं, लेकिन वो भी एक सिंपल
ईएमआर को सिर्फ वेव नेचर मानकर नहीं बोला जा सकता, बल्कि ईएमआर के पास अपना एक पार्टिकल नेचर भी होगा। तो लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स विद स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन, ये भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन अब ये चैलेंज था कि यार हमने जो ईएमआर अभी तक पढ़ी है वो क्या है, वो वेव है। अगर वेव है तो ये कंसेप्ट एक्सप्लेन नहीं हो पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वेव ना भी हो, क्योंकि वेव है तभी तो ये वाले कंसेप्ट एक्सप्लेन हो रहे हैं। कौन कौन से? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। लेकिन फिर देखा गया कि अगर आप उसको वेव मानोगे तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी हॉट बॉडी रेडिएशन नहीं बता पाओगे। उसके लिए, उसको समझाने के लिए आपको क्या बताना पड़ेगा? उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि भैया ईएमआर एक पार्टिकल है, एक एनर्जेटिक पार्टिकल है। तो इन दोनों बातों को क्लब करके प्लैंक्स ने अपनी एक क्वांटम थ्योरी दी। प्लैंक ने क्या कहा कि बेशक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक पैकेट ऑफ एनर्जी है, बेसिकली एक पार्टिकल है, एक एनर्जेटिक पार्टिकल है, और उसके अंदर एक एनर्जी का सोर्स है, एक एनर्जी का स्रोत है। मतलब उसके अंदर एनर्जी इन्वॉल्व है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स, और वो एनर्जी उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी। ऐसा प्लैंक साहब ने कहा। क्या कहा? कि उनने इन दोनों बातों को क्लब करने की कोशिश करी। उनने कहा कि यार एक समुदाय है, एक गुट है जो ये बोलता है कि यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव होती है। मैक्सवेल साहब और उनके जितने समर्थक थे उनने मान लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव होती है, और वेव होती है इसलिए रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये सारे कंसेप्ट लाइट के एक्सप्लेन किए गए। लेकिन तब बोला गया कि यार लाइट तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी दिखाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हॉट बॉडी रेडिएशंस भी दिखा सकते हैं। हॉट बॉडी रेडिएशन में से जो गर्म ऑब्जेक्ट, कोई भी गर्म ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर से जो कलर निकलते हैं, जो रेडिएशंस निकलती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है। लेकिन वहां तो वो वेव नहीं हो सकती। तो मतलब 100% इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सिर्फ वेव नहीं है, उसके अंदर पार्टिकल भी है, और ऐसा पार्टिकल है जिसके पास अपनी एनर्जी है। तो प्लैंक साहब ने क्या करा? इन दोनों चीजों को क्लब करने की कोशिश करी, और उन्हें बिल्कुल बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अनडाउटेडली एनर्जेटिक पार्टिकल्स है, मतलब हर एक पार्टिकल के रूप में है, और हर पार्टिकल के अंदर एक अपनी ऊर्जा है, एक अपनी एनर्जी है, जो उस वेव के फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगी। मतलब वो जो आप वेव एक मानकर चल रहे हो, उस वेव की फ्रीक्वेंसी जो होगी पार्टिकल के अंदर, उसी के हिसाब से ऊर्जा होगी, एनर्जी जो होगी वो उसी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट होगी। तो ये बात प्लैंक साहब ने रखी थी। पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इस पर चर्चा और करते हैं अपन। पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उस पर फिर चर्चा करेंगे अपन। तो प्लैंक साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी। सो द अजम्पशन ऑफ प्लैंक्स थ्योरी वाज लिस्टेड बिलो। फर्स्ट, ईच रेडिएशन इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड इज नोन एज रेडिएंट एनर्जी। हर रेडिएशन के पास अपने पास एक एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी की वो बात कर रहे हैं, और उस एनर्जी को उनने नाम दे दिया दैट इट इज नन अदर देन द रेडिएंट एनर्जी। क्योंकि जो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में आ रही है वो रेडिएंट एनर्जी। जैसे माइक्रोवेव ओवन में खाना पक रहा है, आपने एक बाउल माइक्रोवेव ओवन में बीच में रख दिया, बाउल को बस तो घूमना है, लेकिन कोई तो एनर्जी है ना जो उसके पास जा रही है जिससे खाना गर्म हो रहा है, वो एनर्जी को रेडिएंट एनर्जी कहा गया है। क्योंकि माइक्रोवेव इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो वो एनर्जी को रेडिएंट एनर्जी का है। हम ठंड में धूप सेकते हैं, छत पे बैठ जाते हैं, अपने आंगन में बैठ जाते हैं, बाहर कुर्सी लगा लेते हैं। क्यों लगा लेते हैं? क्योंकि हमें जो सूरज है उससे गर्मी मिलती है, एनर्जी मिलती है। मतलब सूरज के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में भी एक एनर्जी रेडिएट हो रही है, हीट एनर्जी। वो एनर्जी को रेडिएंट एनर्जी बोला गया, दैट इज अ टोटल एनर्जी। बट रेडिएंट एनर्जी, ध्यान से सुनेंगे, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी, radiant energy is emitted or absorbed discontinuously in the form of small packets of energy। लेकिन ये जो रेडिएंट एनर्जी होती है ये एमिट होती है या एब्जॉर्ब भी हो सकती है। कोई एब्जॉर्ब कर रहा है तो कोई एमिट कर रहा है, ऐसा कह लो आप। एंड इट एब्जॉर्ब्स और एमिट्स डिसकंटिन्यूअसली। मतलब ऐसा नहीं है कि एक वेव की तरह वो कंटिन्यूअस होगी, क्योंकि वेव है लेकिन वेव की तरह कंटिन्यूअस नहीं है, वो डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट मतलब जैसे एक वेव ये हो गई, अब एक वेव ये हो गई, एक वेव फिर ये हो गई, तो इस तरीके से वो डिस्क्रीट है। एंड एवरी डिस्क्रीट पार्टिकल इज नोन एज एन एनर्जेटिक पार्टिकल कॉल्ड फोटोन। तो ये एक एनर्जेटिक पार्टिकल हो गया, इसके पास अपनी एनर्जी है, इसके पास अपनी एक एनर्जी है। एक वेव बन गई, ये भी अपनी एक एनर्जेटिक पार्टिकल है। ये एक वेव बन गया, ये एक वेव बन गया, ये भी एनर्जेटिक पार्टिकल। तो ऐसे पैकेट से बनी है, डिसकंटिन्यूअस पैकेट से, आर स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी discontinuously in the form of small packets of energy called quanta।
तो ये पैकेट्स ऑफ एनर्जी हो गई, एनर्जेटिक पार्टिकल्स, जिनको क्वांटा बोल दिया गया। मतलब वो वेव का क्या है, एक डिसकंटिन्यूअस फॉर्म है, और जब वेव डिसकंटिन्यूअस होती है तो वो एक क्वांटा बना लेती, एक पैकेट ऑफ एनर्जी बना लेती कि भैया इतनी वेव ने एक एनर्जी रखी, उसके बाद वेव टूट गई, अगली वेव के सिरे ने जहां तक वो चली वो छोटा पैकेट बन गई, फिर अगली वो वेव टूट गई, फिर अगला पैकेट ने एक तीसरा पार्टिकल बना दिया। ऐसे पैकेट ऑफ एनर्जी से बनी है, एंड दिस पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज क्वांटा। प्लैंक्स ने बोला ये सब बातें। ईच वेव पैकेट और क्वांटम इज एसोसिएटेड विद अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ईच वेव पैकेट मतलब ये एक वेव है, उसका ये एक पूरा पैकेट हो गया। जैसे मान लो तुम्हारा बर्थडे, तुमने बर्थडे पर डिसाइड किया यार इस बार कुछ अलग करूंगा हटके, इस बार मैं गरीबों को खाना खिलाऊंगा, ठीक है, जो बेचारे नीडी हैं, जो पुअर पीपल्स हैं, उनको मैं खाना खिलाऊंगा, ठीक है। तो तुम एक गए रेस्टोरेंट में, ठीक ठाक रेस्टोरेंट में, और तुमने बोल दिया भैया आप खाने का पैकेट बना दो। लाइक अगर आप क्या कोई थाली है या कुछ है तो से 100 रुपीज की कोई थाली है तो आपने पैकेट बना दिया। अब 100 रुपीज की थाली में वो 4 चपाती दे रहे हैं, दाल दे रहे हैं, एक सब्जी दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, स्वीट दे रहे हैं, सलाद दे रहे हैं, सब चीजें दे रहे हैं, तो वो एक पैकेट बन गया। अब उनने पूछा कितने पैकेट देने, तो आपने से कहा 50 पैकेट बना दो, 50 लोगों को मैं वो बांटूंगा, तो 50 पैकेट बन गए। तो हर एक पैकेट की अपनी एक एनर्जी वैल्यू है, हर एक पैकेट की अपनी एक कैलोरीफिक वैल्यू है, कैलोरी वाली वैल्यू की खाने से कितनी एनर्जी आएगी, तो दैट इज नोन एज अ पैकेट ऑफ एनर्जी। अब ऐसे 50 पैकेट्स हैं तो आपके पास ऐसे 50 क्वांटा है एनर्जी के, क्वांटा। और 50 एक को क्वांटा बोलते हो, जब 50 हो जाएंगे तो आप क्वांटम बोलोगे। क्वांटा इज अ सिंगुलर वर्ड, क्वांटम इज अ प्लूरल वर्ड। तो 50 क्वांटम ऑफ एनर्जी है। पैकेट और क्वांटम इज एसोसिएटेड विद अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। इन केस ऑफ लाइट, अब ये लाइट का केस है, द क्वांटम ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज फोटोन। और अगर लाइट का वो केस है स्पेसिफिकली, तो लाइट के केस में वो एनर्जी का पैकेट जो होगा, क्वांटम ऑफ एनर्जी जो होगा, उसको हम फोटोन कहेंगे, क्योंकि उसके अंदर बेसिकली लाइट एनर्जी होगी। उसके अंदर बेसिकली कौन सी एनर्जी होगी, लाइट एनर्जी होगी। तो वो जो पूरा पैकेट होगा, दैट कंप्लीट पैकेट विल बी कॉल्ड एज फोटोन। तो आप उस कंप्लीट पैकेट को फोटोन नाम दोगे, फोटोन। तो कंप्लीट पैकेट कॉल्ड एज, लाइट के केस में फोटोन होगा। तो ये जो पैकेट्स है एनर्जेटिक पार्टिकल्स, इनको क्वांटा कहेंगे। क्वांटा अगर लाइट का केस है, ये मतलब इसके अंदर लाइट वेव्स है, लाइट वेव्स ईएमआर का फॉर्म है। अभी जैसे मैंने खाने का पैकेट बोला, तो खाने के पैकेट को मैं क्वांटा कह सकता हूं। एक पैकेट को क्वांटा कहूंगा, 50 पैकेट एक साथ आ गए, क्वांटम कहूंगा, बिकॉज दैट्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट्स अ पैकेट ऑफ एनर्जी। खाना है तो भाई एनर्जी है उसमें, मतलब आप खाओगे तो एनर्जी मिलेगी, तो दैट्स अ पैकेट ऑफ एनर्जी। बट अगर वहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती, वहीं उस पैकेट में रोटी सब्जी दाल चावल स्वीट सैलेड पापड़ अचार की जगह मैं यूवी रेज, गामा रेज, अल्फा रे, गामा रेज तो खैर निपटाने वाली बात है, इंफ्रारेड रेज, विजिबल रेज, कुछ थोड़ा सा माइक्रोवेव डाल दिया, कुछ थोड़ा सा अपन ने रेडियो वेव डाल दिया, तो ऐसे से बन गई। तो इन दैट केस, इन केस ऑफ लाइट इट विल बी कॉल्ड एज फोटोन। तो अब वो पैकेट किसके बन गए भाई साहब, अब वो पैकेट बन गए किसके, फोटोन के। सो इन दैट केस इट विल बी कंसिडर्ड एज पैकेट्स ऑफ फोटोन। तो लाइट के वो पैकेट्स कहलाएंगे, एंड दोज लाइट के पैकेट्स आर नोन एज फोटोन। तो फोटॉन्स उसको अपन बोल देंगे। ये सब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का पार्ट है। तो प्लैंक्स थ्योरी ने कहा कि हर जो रेडिएंट एनर्जी है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एनर्जी निकल रही है, वो एनर्जी वेव के फॉर्म में कंटिन्यूअस नहीं है। एक वेव का एक फॉर्म बनता है, बट वो बहुत डिस्क्रीट वेव होती है, और उस डिस्क्रीट वेव से एक पैकेट बन जाता है जिसके अंदर एनर्जी होती है, और जिसको हम क्वांटा कहेंगे। ऐसा एक और डिस्क्रीट वेव आ गई तो वो एक और पैकेट बनाएगी जिसको हम क्वांटा कहेंगे। ऐसे जितनी भी डिस्क्रीट वेव्स आएंगी उतना क्वांटा बनता जाएगा। सभी लोगों को इकट्ठा बोलेंगे हम क्वांटम। और अगर उसमें लाइट के लिए वो एसोसिएटेड है, अगर वो पैकेट के अंदर लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है स्पेसिफिकली, तो हम उसको बोल देंगे फोटोन। एंड एवरी फोटोन हैज इट्स ओन एनर्जी। इस फोटोन की अपनी एनर्जी है, इस फोटोन की अपनी एनर्जी है, इस फोटोन की अपनी एनर्जी है। एंड अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स, एनर्जी ऑफ फोटोन will be directly proportional to the frequency of wave through which that photon has formed. तो वो फ्रीक्वेंसी ऑफ EMR पर डिपेंड करेगा, क्योंकि EMR का केस है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ EMR पे डिपेंड करेगा। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स, एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय E
frequency is given by nu, तो E will be directly proportional to nu. Proportionality का साइन ओपन होगा तो यहां पर एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम कह देंगे h, and it will become h nu, where h is nothing but known as Planck's constant. h को हम कुछ नहीं सिर्फ प्लैंक्स कांस्टेंट के नाम से जानेंगे, क्योंकि प्लैंक्स आपकी थ्योरी में कांस्टेंट आया तो उनको सम्मान देने के लिए प्लैंक्स कांस्टेंट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, whose value will be 6.626 into 10 raised to the power minus 34 जूल सेकेंड। तो ये इसकी यूनिट होगी एंड इट विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट। ये बिल्कुल यूनिट जो वैल्यू है ये बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी और ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। कितनी वैल्यू होगी? इट विल कम आउट टू बी 6.626 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। तो ये वो वैल्यू होगी जो बिल्कुल चेंज नहीं होगी एंड दिस विल बी द वैल्यू फॉर h। तो यहां पर E इक्वल्स टू एच न्यू आएगा। बाद में हमें पता है कि न्यू को हम c बाय लैम्डा लिख सकते हैं, क्योंकि न्यू इंटू लैम्डा इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट c के बराबर होता है, तो न्यू इक्वल टू c अपॉन लैम्डा हो जाएगा। तो यहां पर हम c बाय लैम्डा भी लिख सकते हैं, तो वहां आपको एनर्जी और लैम्डा का रिलेशन मिलेगा। बट दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज एनर्जी विच इज इक्वल टू h न्यू। और ये हर फोटोन की एक एनर्जी है। जितने ज्यादा फोटॉन्स होंगे उतनी वो एनर्जी मल्टीप्लाई होती जाएगी। मान लो एक की एनर्जी h न्यू, तो इसकी भी एनर्जी h न्यू, इसकी भी एनर्जी h न्यू। 10 पैकेट्स हैं तो 10 h न्यू, टोटल एनर्जी विल बी 10 h न्यू, क्योंकि एक पैकेट की एनर्जी h न्यू तो 10 पैकेट की एनर्जी 10 h न्यू, तो इट विल बिकम 10 h न्यू। ये आपको E इक्वल टू h न्यू से यहां पर पता चलेगा। सो दिस इज हाउ यू विल गेट द वैल्यू ऑफ E इक्वल टू h न्यू। इस पर और चर्चा करते हैं, पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका। प्लैंक्स थ्योरी यही थी, बस स्क्रीनशॉट ले लिया। नाउ यहां पर देखते हैं, आगे और चर्चा करते हैं। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड with a quantum of radiation is proportional to the frequency of radiation, that is E is directly proportional to nu। सिंपल सा कंसेप्ट है इसमें। जो अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द क्वांटम ऑफ रेडिएशन वो प्रोपोर्शनल होगा टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। प्रोपोर्शनलिटी का साइन ओपन करेंगे तो H एक कांस्टेंट आएगा, और हमें पता है सिंस न्यू इक्वल्स टू C अपॉन लैम्डा, सो दिस इंप्लाइज एनर्जी जहां हमने लिखी थी h न्यू के बराबर, तो वहां से हम लिख सकते हैं E इक्वल्स टू h न्यू की जगह हम लिख सकते हैं hc बाय लैम्डा। तो E विल बी इक्वल टू hc बाय लैम्डा। तो ये हो गया E इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा। ये हमें वैल्यू मिल गई। तो एनर्जी जो हो जाएगी वो hc बाय लैम्डा के बराबर होगी। तो इससे दो चीजें समझ में आती हैं। पहली ये कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन है, फोटोन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, और खास तौर से कौन सी रेडिएशन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्योंकि उसी की चर्चा हम कर रहे हैं। और बकायदा एनर्जी ऑफ फोटोन जो है इट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ EMR, क्योंकि हमें पता है फ्रीक्वेंसी और EMR इनवर्सली है। वेवलेंथ बड़ी है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और वेवलेंथ छोटी है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो वेवलेंथ और EMR जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ EMR। तो एनर्जी ऑफ फोटोन विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वेवलेंथ ऑफ EMR। जितनी बड़ी वेवलेंथ होगी उतनी आपकी एनर्जी जो होगी वो कम होगी। तो यहां पर एनर्जी वेवलेंथ से इनवर्सली है, लेकिन फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी एनर्जी कम होगी। तो यहां से E इक्वल टू hc बाय लैम्डा आता है। अब hc तो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि h तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है स्पीड ऑफ लाइट। तो यहां से क्लियर दिख रहा है एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, क्योंकि कांस्टेंट हट गया तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएगा। तो इन दैट केस एनर्जी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। सो दिस एनर्जी विल बी कॉल्ड टर्म्ड एज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो यहां से एनर्जी जो होगी वो लैम्डा के बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ये पूरा कंसेप्ट आता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से। सो द एनर्जी एमिटेड और एब्सॉर्ब्ड बाय अ बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटा। तो अल्टीमेटली जब पूरी टोटल एनर्जी देखोगे, टोटल रेडिएंट एनर्जी देखोगे, तो उस टोटल रेडिएंट एनर्जी को आप हमेशा क्या मानोगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टोटल एक एनर्जी EMR की निकाल रहा है तो वो हमेशा अपने क्वांटा के इंटीग्रल मल्टीपल में निकालेगा। क्वांटा के इंटीग्रल मल्टीपल में क्यों निकालेगा, इस बात को यहां समझेंगे। जैसे सपोज करो ये एक पैकेट है, ये वेव से बना है, अंदर वेव है इसके, इस पैकेट ये वेव से बना है, इसकी एनर्जी है h न्यू। और ऐसे कितने पैकेट है? ये दूसरा पैकेट है, ये तीसरा पैकेट है और ये चौथा पैकेट है।
ठीक है, तो ये पहला पैकेट, ये दूसरा पैकेट, ये तीसरा पैकेट और ये चौथा पैकेट। तो टोटल एनर्जी कितनी रेडिएट होगी? टोटल एनर्जी कितनी रेडिएट होगी? सो टोटल एनर्जी जो रेडिएट होगी वो होगी 4 टाइम्स ऑफ दिस एच न्यू। टोटल एनर्जी जो रेडिएट होगी वो कितनी होगी? 4 टाइम्स ऑफ दिस एच न्यू। क्यों? क्योंकि टोटल 4 पैकेट्स, और मान लो ऐसे करते करते अगर n पैकेट्स हो जाते, इन केस ऑफ n पैकेट्स, इन केस ऑफ n फोटॉन्स, n फोटॉन्स मतलब क्वांटा ऑफ एनर्जी में कितने क्वांटा हैं? n क्वांटा हैं, टोटल क्वांटम n है, तो इट विल बिकम nh न्यू। तो इन दैट केस एनर्जी विल बी इक्वल टू nh न्यू। तो एनर्जी जो हो जाती है वो nh न्यू के बराबर हो जाती है, क्योंकि n फोटॉन्स अगर होते तो nh न्यू के बराबर होती। तो ये n हमेशा क्या होगा? एक इंटीजर होगा। ये n हमेशा क्या होगा? यहां पर n विल ऑलवेज बी पॉजिटिव इंटीजर। So this n will always be your positive integer. तो ये n आपका क्या हो जाएगा? एक पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। So this n will become your positive integer. क्योंकि कोई भी बॉडी अगर रेडिएट करेगी, कॉमन सेंस कहता है, कोई भी बॉडी अगर रेडिएट करेगी एनर्जी, तो वो या तो एक पैकेट निकालेगी, 2 पैकेट निकालेगी, 3 निकालेगी, 4 निकालेगी। कभी वो 3.5 पैकेट निकाल सकती है क्या? मतलब 3 पैकेट निकाल लिए, 1 पैकेट आधा ही निकाला, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे खाने का पैकेट है, तुमने तय किया था 50 पैकेट दे रहे हो 50 लोगों को, तो एक को 1 पैकेट दे दिया, एक को 1 पैकेट दे दिया। अब तुम ऐसा करोगे क्या कि 50 की 100 कर दोगे? मतलब इतनी कंजूसी करोगे क्या? नहीं करोगे कि यार एक काम करता हूं, 2 रोटी के 2 पैकेट बना देता हूं, 4 रोटी 1 पैकेट में थी, 2 रोटी के 2 पैकेट बना देता हूं। ऐसा नहीं करोगे, ठीक है, वो करने को वो कर सकते हो, लेकिन यहां वो चीज नहीं होगी। यहां या तो पैकेट 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा, 3.5 पैकेट नहीं जा सकता, 3.25 पैकेट नहीं जा सकता, 3.25 पैकेट नहीं जा सकता, 3.9 पैकेट नहीं जा सकता, 4.7 पैकेट नहीं जा सकता, 5.4 पैकेट नहीं जा सकता, डेसिमल्स या फ्रैक्शन में नहीं जा सकते। इसलिए अगर एक पैकेट की एनर्जी एच न्यू है, तो पूरी बॉडी से जो एनर्जी निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो उसी का इंटीग्रल मल्टीपल होगी। एच न्यू जो भी है, क्योंकि न्यूज रेडिएशन पे डिपेंड करेगा कि उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो न्यूज पे डिपेंड करेगा, लेकिन अल्टीमेटली जो टोटल एनर्जी होगी वो E इक्वल्स टू एच न्यू के आधार पर आएगी, और एच न्यू में आप उतना मल्टीप्लाई कर दोगे जितने आपको फोटॉन्स रहेंगे। 10 फोटोन है तो 10 एच न्यू, 20 फोटोन है तो 20 एच न्यू, 50 फोटोन है तो 50 एच न्यू, x फोटोन है तो x एच न्यू, n फोटोन है तो n एच न्यू। ये टोटल एनर्जी होगा। सो दिस विल बी टोटल एनर्जी, दिस विल बी टोटल एनर्जी रेडिएटेड। तो ये टोटल एनर्जी होगा जो रेडिएट करेगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया? सो दिस विल बी द टोटल एनर्जी दैट विल बी रेडिएटेड। तो टोटल एनर्जी जो निकलेगा वो E के बराबर निकलेगा, और वो हमेशा एच न्यू का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इवन इन दैट केस ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी? E इक्वल्स टू NHc अपॉन लैम्डा, क्योंकि ये तो एक फोटोन की है। दिस इज एनर्जी ऑफ 1 photon. This is energy of 1 photon. So this is E equals to NHc by lambda, and this will be energy of n photons. ये टोटल एनर्जी है, क्योंकि टोटल n फोटॉन्स होंगे। और याद रखना, क्वांटा एक पैकेट के लिए है, क्वांटम बहुत सारे पैकेट के लिए है। वर्ड बता रहा हूं, क्वांटा कब वर्ड यूज करना? जब एक पैकेट हो एनर्जी का। क्वांटम कब यूज करना? जब बहुत सारे पैकेट हो एनर्जी के। और फोटोन वर्ड कब यूज करना? चाहे वो बहुत सारे पैकेट्स जो हैं वो लाइट के हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के, क्योंकि पैकेट्स तो एनर्जी के किसी के भी हो सकते हैं, ठीक है ना। मेरा खाने वाला पैकेट भी एक एनर्जी का सोर्स का पैकेट था, बट यहां लाइट का हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो पैकेट होगा उसको हम फोटोन कहेंगे। सो इन दैट केस इट विल बी द फोटोन, और ये हमारा पार्ट होगा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को लेकर। क्लियर हो गया ये वाला पार्ट? तो ये बिल्कुल समझना जरूरी है जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के लिए पार्ट है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इस पूरे पार्ट का, क्योंकि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। यहीं पर हमने पूरी थ्योरी को समझा, पूरी थ्योरी को जाना है, और बाकी यहां पर हमारा पूरा वीडियो कंप्लीट होता है। लेकिन इसमें एक चीज याद रखना, मैं सारे फॉर्मूले एक बार और आपको बता देता हूं। तो हमने सबसे पहले पढ़ा E इक्वल्स टू एच न्यू, दिस इज फॉर 1 photon. Then we have E equals to NH nu, total energy because of n photons. So it becomes total energy for n photons. और ये रेडिएट भी हो सकती है, एमिट भी हो सकती है,
और एब्जॉर्ब भी हो सकती है, बात याद रखना, क्योंकि कोई अगर रेडिएट कर रहा है तो कोई और होगा जो एब्जॉर्ब कर रहा होगा, तो उतनी एनर्जी होगी, कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा, बिकॉज एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। hc बाय लैम्डा है, ये लैम्डा के टर्म्स में है, अगेन दिस विल बी फॉर 1 photon, so this is again for 1 photon, और अगर n photons है तो it will become nhc by lambda, so this will become for n photons, so this will become for n photons, so this is total energy for n photons. We must say it must be total energy for n photons. तो ये आपकी टोटल एनर्जी हो गई किसके लिए, फॉर n photons. तो जो भी फॉर्मूला जिस हिसाब से आपको दिया गया है, न्यूमेरिकल जैसे आएंगे अपन प्रैक्टिस करेंगे, हालांकि इसकी जैसे भी न्यूमेरिकल आएंगे आपको वहां पर वो चीज देखनी है, तो न्यूमेरिकल जैसे भी आएंगे अपने को उस हिसाब से फॉर्मूला अपने को लगाना है। अगर फ्रीक्वेंसी दे दी गई है तो फ्रीक्वेंसी वाला लगाना है, वेवलेंथ दे दी है तो वेवलेंथ वाला लगाना है, अगर हमें 1 फोटोन दे दिया तो 1 फोटोन के हिसाब से निकालना, नहीं तो जितने भी फोटोन देंगे उतना मल्टीप्लाई करके लगाना है, एन क्योंकि वो नंबर ऑफ फोटॉन्स है, ठीक है ना। यहां पर क्लियर होना चाहिए कौन सी चीज क्या है, मैं लिख भी देता हूं, ये मैं लिख भी देता हूं यहां पर। तो यहां पर अगर अपन देखेंगे तो न्यू इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी ऑफ EMR, लैम्डा इज बेसिकली दी wavelength of EMR, H is nothing but the Planck's constant, जिसकी वैल्यू कितनी है 6.626, ये मैंने आपको बता दी, इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, ठीक है। और c इज नथिंग बट दी स्पीड ऑफ लाइट, तो दिस विल बी स्पीड ऑफ लाइट विच इज नथिंग बट 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, बाकी इसको आप अप्रोप्रिएट यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो। एंड द लास्ट थिंग इज n विच इज बेसिकली द नंबर ऑफ फोटॉन्स, फोटॉन्स मतलब लाइट एनर्जी के पैकेट्स, लाइट एनर्जी के कितने पैकेट्स होंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज फोटॉन्स। इसी को हमने क्वांटम बोल दिया इन जनरल, बट लाइट के रिस्पेक्ट में ये फोटॉन्स कहा जाएगा। तो कोई भी वेव के अंदर जो टोटल एनर्जी है, जैसे माइक्रोवेव ओवन में जो टोटल एनर्जी है, तो उसकी जो एनर्जी है वो उसके पैकेट्स ऑफ एनर्जी में बंधी हुई है, छोटे छोटे पैकेट्स हैं जो उस बाउल तक आ रहे हैं, वो बाउल जो आपने माइक्रोवेव ओवन में बीच में रखा है उस बाउल तक वो छोटे छोटे पैकेट्स पहुंच रहे हैं, और हर पैकेट की अपनी एक एनर्जी वैल्यू है जिसको हम E इक्वल्स टू एच न्यू से निकालते हैं। अब ऐसे कितने टोटल पैकेट्स आ रहे हैं वो टोटल एनर्जी बन जाएगा कि माइक्रोवेव ओवन से उस बाउल तक पहुंच रही है, तो वो टोटल एनर्जी हम निकाल सकते हैं। लेकिन हर एनर्जी एक छोटे से पैकेट से बंधी हुई है, और वो पैकेट जो है वो उस वेव से आया है, लेकिन डिसकंटिन्यूअस वेव से आया है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने एक रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश करी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास डुअल नेचर है, वो एक वेव के रूप में भी है, लेकिन चूंकि डिसकंटिन्यूअस वेव के रूप में है, एक डिस्क्रीट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह आप देखोगे डिस्क्रीट वेव के रूप में है, तो उसको एक पार्टिकल नेचर का भी माना गया है, जिसमें डिस्क्रीट वेव को एक पैकेट ऑफ एनर्जी के रूप में ट्रीट किया है, एक एनर्जेटिक पार्टिकल के रूप में ट्रीट किया है, और उस पर्टिकुलर एनर्जी, उस पर्टिकुलर पार्टिकल की जो एनर्जी होगी वो उसके अंदर जो वेव मौजूद है, जिस डिस्क्रीट वेव से वो बनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और उसकी वेवलेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। क्लियर हो गया? तो ये सारी चीजें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसके रेस्पेक्ट में हमने समझी है। स्क्रीनशॉट लें बाकी। और इसी थ्योरी से हम लोगों ने आगे जो टॉपिक पढ़ना है वो इसी थ्योरी के दम पर समझना है। आगे हमें जो टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक का क्या नाम है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हॉट बॉडी एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। तो उन टॉपिक को हम देखेंगे आगे चलकर, तो उसमें हम बहुत सारी चीजों को यहां पर समझेंगे, उन सारी टॉपिक्स को हम बहुत डिटेल में जानेंगे कि किस तरीके से वहां पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के इस कंसेप्ट को, पार्टिकल नेचर के कंसेप्ट को, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को कैसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर देख सकते हैं और कैसे हम इसको हॉट बॉडी और ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर देख सकते हैं। तो वो आने वाले टॉपिक हैं अपने,
हॉट बॉडी और ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो वो अपन आगे देखेंगे। बाकी आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स पर हर चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, सारे लेक्चर्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप सीबीएसई लेवल पर केजी से लेकर 12 तक की अगर कोई सी भी क्लास की बात करो, पूरा कोर्स कंटेंट अवेलेबल है। अगर आप किसी बोर्ड स्पेसिफिक जैसे यूपी बिहार बोर्ड के लिए आप स्पेसिफिकली पढ़ रहे हो, पूरा कोर्स कंटेंट अवेलेबल है। अगर आप फाउंडेशन में या कोई आपका कजन फाउंडेशन में तो एनटीएसए ओलंपियाड की वो तैयारी करना चाहते हैं, पूरा कोर्स अवेलेबल है। आईआईटी जेईई के लेक्चर्स आपको मिल ही रहे हैं लगातार, नीट के लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं, इसके अलावा सीयूईटी, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी, जैप, कैब, कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर की अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अब आपको कहीं भटकना नहीं है, कहीं परेशान नहीं होना, क्योंकि आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है मैग्नेट ब्रेन्स। आप कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कोई सी भी क्लास हो, सबका एक्सक्लूसिव सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर भी, magnetbrains.com पर भी, और यूट्यूब चैनल पर तो आपको मिल ही जाता है। तो भैया जितना हो सके चैनल को पहले तो सब्सक्राइब करें, और दूसरा वेबसाइट को जितना हो सके उतना शेयर करें। पहले खुद एक्सप्लोर करें, वेबसाइट पर आधा एक घंटा बिताएं magnetbrains.com, क्योंकि वहां पर जो लेक्चर्स मिलते हैं वो मोबाइल से, लैपटॉप से, टैबलेट से, डेस्कटॉप से, आप किसी से भी एक्सेस कर सकते हो, और वहां पर आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर देख सकते हो। कोई कूपन कोड नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन बाय नहीं करना, कोई आपको पैकेज नहीं खरीदना, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसी मुहिम में एक और चीज अभी मैग्नेट ब्रेन्स में शामिल हुई है कि आपको ई बुक्स भी मिल जाती हैं। यानी कि जो मॉड्यूल्स, जो आप परेशान होते हो ना कि यार इतनी महंगी किताबें हमको खरीदनी पड़ती हैं, इतने महंगे मॉड्यूल्स हमें खरीदने पड़ते हैं, या कभी आप कंपेयर करते हो कि ऑफलाइन सेंटर्स में हमें भले लाख रुपए की फीस भर रहे हैं लेकिन मॉड्यूल्स हमें मिलते हैं, हमें पूरा पैकेज उनका मिल जाता है, पूरा रैंक बूस्टर्स पैकेज मिल जाता है, ग्रैंड मास्टर पैकेज मिल जाता है, ऐसे बहुत सारे पैकेजेस आपको मिलते हैं। तो अब वो मैग्नेट ब्रेन्स पर भी आपको मिलेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स की ई बुक्स आ चुकी हैं, जिसके लिए बहुत अलग कैटेगरी बनाई गई है, वहां से आप ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हो। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको बुक्स भी मिल जाएंगी, आपको अगर हार्ड कॉपी में चाहिए तो वो आपके घर पे कुरियर भी हो जाएंगी, और आपको ई बुक्स भी मिल जाएंगी। इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी आपको पता है कि जो लेक्चर्स है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, 100% फ्री कॉस्टिंग पर आपको चाहे वेबसाइट हो चाहे यूट्यूब चैनल हो, दोनों जगह पर आपको लेक्चर मिल जाते हैं। तो जितना हो सके भैया, जितने तुम्हारे फ्रेंड्स हो, जितने रिलेटिव्स हो, जितने बैचमेट्स हो, जितने तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप हो, जितने टेलीग्राम चैनल हो, सबको इस चैनल का लिंक जरूर शेयर करें। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट magnetbrains.com को शेयर करें और लोगों तक अवेयरनेस करें इस चैनल के प्रति। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।